हेलो, जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 5 पार्ट 2। तो हमने पिछली क्लास में लैंडस्लाइड पे छोड़ दिया था, तो आज ये इसको फिनिश करते हैं। लैंडस्लाइड का सिंपल सा मतलब है, देखिए ये जो मटेरियल था पहले यहाँ पर था, उसके बाद ये नीचे स्लाइड हो गया, सिंपल। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, रीजन जानेंगे तो हम देखेंगे कि लैंडस्लाइड के 4 रीजन्स होते हैं। लैंडस्लाइड के हैवी रेन, डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, देखो फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, फॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ पौधे लगाना। पेड़ पौधे की जो रूट्स होती हैं वो उस मिट्टी को होल्ड करके रखती है, लेकिन अगर आप पेड़ काट देंगे, मिट्टी में से रूट्स हट जाएंगी तो मिट्टी को होल्ड करने वाला कोई नहीं होगा और जो मिट्टी है वो बह जाएगी। दिस इज कॉल्ड लैंडस्लाइड। अर्थक्वेक और वोल्केनोज, वोल्केनोज लीड्स टू अर्थक्वेक एंड अर्थक्वेक्स लीड्स टू लैंडस्लाइड्स, सिंपल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास मूवमेंट्स एंड लैंडस्लाइड। कल वाली वीडियो में, कल वाली क्लास में हमने देखा था, मास मूवमेंट का मतलब होता है कोई भारी रॉक्स जो होती हैं किसी हिल पर, वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ आ जाती है, उसे बोलते हैं मास मूवमेंट। और इसका सिर्फ एक रीजन होता है, ग्रेविटी। लेकिन लैंडस्लाइड में क्या होता है, लैंडस्लाइड हेवी रेन्स, डिफॉरेस्टेशन, अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से होती है। ग्रेविटी पार्ट होगा ही ऑफ कोर्स, क्योंकि बिना ग्रेविटी के लैंड नीचे कैसे आएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन मास मूवमेंट का जो ओनली रीज़न होता है वो ग्रेविटी होता है, ठीक है, क्योंकि वो चट्टान होती है वो अपने भार के कारण नीचे आती है, उसे मास मूवमेंट बोलते हैं। वाई डेब्रिस एवलांचेस यानी कि लैंडस्लाइड्स आर फ्रिक्वेंट इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन्स में ज़्यादातर लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, क्योंकि हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो मूव हो रही है, तिब्बतियन प्लेट से भिड़ रही है ना, यानी यहाँ पर फोल्डिंग हो रही है। फोल्डिंग की वजह से ही आपका हिमालय माउंटेन बिल्ड हुआ है और ये अभी भी लगातार इसकी हाइट में ग्रो होते जा रहा है, क्योंकि अभी भी फोल्डिंग जारी है। यानी ये जो स्थान है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के हिसाब से एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि ये जो जगह है वो सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हुई है ना। क्योंकि यहाँ पर जो पहले सी था जिसका नाम था टेथिस सी, उसकी ही मिट्टी से हिमालय बना है ना। उसमें जो मिट्टी डिपॉजिट हुई थी उसी से हिमालय बना है, यानी हिमालय की जो रॉक्स हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसी होती हैं, लूज होती हैं, तो इसीलिए वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और आते भी हैं। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट्स अगर देखें हम, कंपेरिजन में हैं, ठीक है, हिमालय और वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। वेस्टर्न घाट माउंटेन्स में अगर आप जाएंगे, यानी केरला, तमिलनाडु, वहाँ की जो नीलगिरी हिल्स, वहाँ लैंडस्लाइड्स वेरी फ्रिक्वेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ की जो रॉक्स हैं वो हार्ड इग्नियस रॉक्स हैं और टेक्टोनिकली स्टेबल है वो जगह। यहाँ पर कोई भी प्लेट टेक्टोनिक्स काम नहीं कर रही है फिलहाल, ओके। इसीलिए यहाँ पर की जो रॉक हैं वो स्टेबल है और इसीलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड्स लो देखी जाती है एज कम्पेयर टू हिमालय रीजन। वेस्टर्न घाट्स में जो लैंडस्लाइड के ज़्यादातर रीजन होते हैं, है ना, वो होते हैं ड्यू टू हैवी रेनफॉल। क्योंकि सबसे पहले आपका पता है कि सबसे पहला जो मानसून होता है, मानसून की जब साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है तो सबसे पहला अटैक करता है कि केरला के ऊपर, है ना, यानी इन घाट्स पर ही सबसे पहला अटैक होता है, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, बस, ठीक है। चलिए, इरोजन एंड डिपोजिशन। अब आपको पता है कि वेदरिंग क्या होती है। जब रॉक्स पर आपकी बारिश, सन और जो एटमॉस्फेयर है वो एक्ट करते हैं तो रॉक ब्रेक हो जाती है। ये बड़ी रॉक है, ब्रेक होकर छोटी हो गई। जब रॉक ब्रेक हो गई तो इसे बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग ब्रेक्स द रॉक। उसके बाद क्या होता है कि ये जो रॉक वेदर हुई, ये पानी, विंड और आइस की वजह से, यानी जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर में क्या होता है, ये भारी आइस होती है, तो ये क्या करती है, ये मिट्टी को, जो बोल्डर्स होते हैं उनको आगे लेकर जाती है अपने बहाव के साथ। तो इरोजन के 3-4 कारण हो सकते हैं, विंड, वाटर, आइस और ग्रेविटी। इन सब के कारण क्या होता है, इरोजन का मतलब होता है ये जो वेदर्ड हुई रॉक है ये बहकर नीचे आ जाती है।
और पानी में या फिर कहीं भी लो जगह पर आकर डिपॉजिट हो जाती है ना। इसे बोलते हैं डिपोजिशन ऑफ द रॉक। क्लियर? चलिए, अब वेदरिंग के साइनिफिकेंस क्या है? इरोजन की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं इरोजन एंड डिपोजिशन की। ये क्यों होता है मैंने बता दिया आपको। जितने भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, जियोमॉर्फिक एजेंट्स यानी जो पृथ्वी के शेप को बदलने में अपना योगदान देते हैं। वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स। अच्छा, ग्राउंड वाटर्स कैसे पृथ्वी के शेप को चेंज करता है? देखो, ग्राउंड वाटर जब पृथ्वी के अंदर एंटर करता है थ्रू द पोर्स, तो अंदर जो पृथ्वी की जो लूज रॉक्स होती हैं, जैसे सैंडस्टोन हो गया, है ना, तो उनको ये इरोड कर देता है और कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ऐसा जो स्ट्रक्चर है जो केव की छत से लेकर नीचे की ओर है, इसे बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। वाई? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, टी जैसा, स्टेलेक्टाइट। और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे से ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। दिख रहा है आपको? लेग्माइट, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट। ओके। और जब ये स्ट्रक्चर बहुत ऊंचा हो जाए और ऊपर वाले स्ट्रक्चर से ऐड हो जाए, तो इसे बोलते हैं कॉलम, है ना, एक स्तंभ खड़ा हो गया। सिंपल। चलिए, तो इस तरीके से कास्ट टोपोग्राफी का निर्माण होता है। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कॉलम्स, है ना, ये सारी क्या है? कास्ट टोपोग्राफी हैं। चलिए चलते हैं वापस बैक। हम पढ़ रहे थे इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल। अब मैं बता रहा था आपको कि इरोजन में क्या वेदरिंग हेल्प करता है? बिल्कुल। अगर वेदरिंग की वजह से बड़ी जो चट्टानें हैं वो छोटी छोटी चट्टानों में टूट जाएगी, तो हवा, पानी और ग्रेविटी को आसानी होगी इन चट्टानों को नीचे लेकर जाने में। यानी वेदरिंग ने इरोजन में हेल्प की। लेकिन क्या वेदरिंग के बिना इरोजन नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं हो सकता। मान लो ये बड़ी चट्टान भी है और अगर बहुत ज़ोर से बारिश आती है या बहुत ज़ोर से वाटर मतलब विंड अगर चलती है, तो हो सकता है ऑफ कोर्स कि ये पानी, ये जो रॉक है वो बहकर आ जाए। लेकिन वेदरिंग काफ़ी हद तक इरोजन में हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि वेदरिंग नहीं होगी तो इरोजन भी नहीं होगा, लेकिन इरोजन को इजी बनाती है वेदरिंग। ठीक है, ध्यान रखना, इस चीज़ को नोट कर लेना। ये एनसीईआरटी में ही दी थी। ठीक है, आप देख लो यहाँ से आप देखो कि यहाँ पर कहीं डी होगी। एक सेकंड में आपको बताता हूँ। देखिए, नहीं ये नहीं है। ये भी नहीं है, यही कहीं था लेकिन गुम गया। कोई बात नहीं। चलिए, तो ऐसा होता है। अब देखिए, साइनिफिकेंस ऑफ वेदरिंग जब हमने रीड की थी पिछले पार्ट में, तब वहाँ पर एक लाइन बताई थी मैंने, इरोजन कैन नॉट बी साइनिफिकेंट इफ द रॉक्स आर नॉट वेदर्ड। अगर रॉक्स को वेदर नहीं किया जाएगा, रॉक अगर चूर चूर नहीं होगी, तो इरोजन उतना पावरफुल नहीं होगा। लेकिन होगा तो सही। यानी इन दोनों लाइनों से चीज़ें मैच हो रही है कि वेदरिंग प्री कंडीशन नहीं है इरोजन के लिए। ठीक है, लेकिन हेल्पफुल जरूर है। चलिए, इतना क्लियर हुआ। अब इरोजन होता क्यों है? हमने यूनिडेशनल प्रोसेस का चार्ट देखा था एनसीईआरटी के अंदर, है ना। वहाँ हमने प्रोसेसेस देखी थी और उनकी ड्राइविंग फोर्सेस देखी थी। तो जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलिए, इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन की जो फैक्टर्स होते हैं वो मैंने बता दिया। जियोमॉर्फिक एजेंट्स कहलाते हैं, बोलते हैं विंड, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर। इनमें जो फर्स्ट थ्री हैं यानी विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर, ये क्लाइमेट द्वारा कंट्रोल्ड होते हैं। कैसे भाई, कैसे होते हैं? देखो, आप अगर इक्वेटोरियल रीजन से नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ मूव करोगे, तो सन की जो डायरेक्ट लाइट होती है उसमें डिफरेंस आएगा। सनलाइट का जो इंटेंसिटी है वो इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाने पर या इक्वेटर से साउथ की तरफ जाने पर लो होती है ना। क्योंकि आपको पता है सन जो है वो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में मूव करता है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। यानी इक्वेटोरियल पर आपका
हाई सनलाइट होती है। सनलाइट हाई होने से यहाँ की जो वायु है वो हीट होती है और ऊपर की तरफ जाती है, यानी यहाँ पर लो प्रेशर बिल्ड होता है। लो प्रेशर बिल्ड होता है। अब हवा ऊपर आ गई आसमान में, है ना। मान लो ये इक्वेटर है, यहाँ से यहाँ पर हीट हुई तो ये हवा ऊपर चली गई, है ना। वार्म एयर राइज हुई, ऊपर चली गई। अब क्या करेगी, ऊपर जाने के बाद गायब तो नहीं हो जाएगी, उसको जाना तो ही है, ऐसा तो नहीं है कि अंतरिक्ष में जाएगी, है ना। तो वो इधर उधर दोनों दिशाओं में चली जाती है। देख रहे हो आप, हवा ऊपर आई और इस तरफ मूव हो गई। यहां पर जाने पर हवा कूल होती है और कूल हवा डेंस होती है, इसलिए वो नीचे उतरती है। तो यहां पर हवा उतरेगी 0 डिग्री पर ऊपर उठी, 30 डिग्री पर जाकर उतरी। तो जहां हवा उतरेगी वहां हाई प्रेशर होगा, है ना। तो इसे हाई प्रेशर बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ओके, उसके बाद यहां पर हवा उतरी, ठीक है। चलिए, ये बात समझ गए आप। मैं आपको क्या समझा रहा था, मैं आपको समझा रहा था कि कैसे क्लाइमेट इफेक्ट करता है विंड को। अब ये जो प्रेशर बिल्ड हुआ, लो प्रेशर और हाई प्रेशर, इसी की वजह से तो देखो यहां पर हवा अभी लो है प्रेशर, मैं बात कर रहा हूं सरफेस ऑफ द अर्थ की, है ना। जमीन पर आप देखोगे यहां पर इस जगह पर तो प्रेशर लो होगा एयर का, क्योंकि हीट की वजह से एयर ऊपर जा चुकी है। यहां पर प्रेशर हाई होगा क्योंकि यहां हवा उतरी है, तो यहां की जो हवा है वो इस तरफ मूव करेगी, है ना। और इस तरीके से ये पैटर्न जो है वो चलता रहता है। तो विंड की जो मूवमेंट होता है उसको क्लाइमेट यानी आपका सन इफेक्ट करता है। अगर विंड का मूवमेंट इफेक्ट होगा तो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन भी इफेक्ट होगा, सिंपल। तो इसलिए ये जो कंडीशन है विंड, वो कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेटिक कंडीशंस है। दूसरा अगर देखें आप, रनिंग वाटर। पहली बात तो रनिंग वाटर आता कहाँ से, बारिश से आएगा, है ना। बारिश से आएगा, तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ वाटर ज़्यादा होगा, और जहाँ वाटर ज़्यादा होगा वहाँ इरोजन ज़्यादा होगा, है ना। यानी आपको पता ही है कि जब इक्वेटर पर हाई और एकदम खड़ी सनलाइट गिरती है तो यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है, यानी इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। जो ओशंस हैं उसमें इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन ज़्यादा होता है तो बारिश भी ज़्यादा होती है। यानी 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में बारिश बहुत ज़्यादा होती है। बारिश ज़्यादा होगी यानी हाई इंटेंसिटी में आपको रनिंग वाटर मिलेगा, और रनिंग वाटर के कारण हाई इरोजन होगा। समझ गए। उसके बाद है थर्ड, ग्लेशियर। ग्लेशियर्स पर क्लाइमेट का इम्पैक्ट कैसे होता है। देखो, ज़्यादातर ग्लेशियर्स हैं, आपको मालूम है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर पाए जाते हैं। वाई, ऐसा क्यों है। साउथ पोल पर नहीं, नॉर्थ पोल पर ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों। सबसे पहले ग्लेशियर्स होने के लिए आपको पहाड़ चाहिए, है ना, हाई एल्टीट्यूड आपको चाहिए। तो हाई एल्टीट्यूड पर जब बर्फबारी होती है तो ग्लेशियर्स बनते हैं, है ना। बर्फ वहाँ पर जमती है और ग्लेशियर्स बनते हैं। ग्लेशियर्स भी ऐसे ही मान लो आप, ये वैली है ना, बस बर्फ, पानी की जगह बर्फ बह रही है तो उसे बोलते हैं ग्लेशियर, सिंपल। तो ग्लेशियर भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ग्लेशियर नहीं पाए जाते क्योंकि यहाँ पर सन की लाइट डायरेक्ट गिरती है, तो ग्लेशियर उतनी मात्रा में नहीं पाए जाते, ग्लेशियर मेल्ट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्लेशियर एज कम्पेयर टू दिस पोजिशन थोड़ी लो इंटेंसिटी में मेल्ट होते हैं, है ना। यानी ग्लेशियर का जो एग्जिस्टेंस है वो भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है, और ग्लेशियर की वजह से इरोजन की प्रोसेस स्लो या फास्ट होगी। जहाँ ग्लेशियर ज़्यादा होंगे वहाँ इरोजन ज़्यादा होगा, जहाँ ग्लेशियर कम होंगे वहाँ इरोजन कम होगा, राइट। चलें, द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स, जैसे हमने देख लिया वेव्स और ग्राउंड वाटर, ये जो दो इरोजन, पहले तीन का तो हमने देख लिया कि क्लाइमेट पर डिपेंडेंट है। दूसरे का अगर देखें वेव्स और ग्राउंड वाटर का, तो इनका किन पर डिपेंडेंट है। इनका डिपेंडेंट है कि लिथोस्फीयर की जो रॉक का टाइप है वो कैसा है। मान लो ये जो वेव आई और ये भिड़ी इस चट्टान से, अब यही तो है पृथ्वी की क्रस्ट, है ना, पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। अगर ये सैंडस्टोन की हुई तो जल्दी से बह जाएगी, लेकिन अगर ये हार्ड रॉक हुई, इग्नियस या ग्रेनाइट,
तो जल्दी से नहीं बहेगी। यानी ये जो वेव का जो काम है इरोजन का, वो डिपेंड करता है चट्टानों के स्वरूप के ऊपर, लिथोस्फीयर के ऊपर। और सेम केस है आपका ग्राउंड वाटर के साथ, कि ग्राउंड वाटर जो इरोजन करता है वो भी टाइप्स ऑफ रॉक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर मान लो यहाँ पर हार्ड रॉक होती, तो देखो यहाँ पर ये हार्ड रॉक है ना, इसीलिए तो यहाँ पर इरोजन नहीं हुआ। अगर यहाँ भी हार्ड रॉक होती तो इरोजन नहीं होता, सिंपल। यानी समझ गए आप क्लियरली कि पहले जो 3 फैक्टर हैं, विंड, रनिंग वाटर एंड ग्लेशियर्स, ये डिपेंड करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, और वेव्स एंड ग्राउंड वाटर डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ रॉक पर। ठीक है। द सेम इरोजनल एजेंट्स, रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड्स, वेव्स एंड ग्राउंड वाटर एक्ट एज एग्रीडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स ऑल्सो। सही बात है। अब ऐसा तो नहीं कि हवा या पानी इस पत्थर को लेकर जा रहे हैं तो यहीं रोक देंगे बीच में, बोलेंगे कि नहीं नहीं डिपोजिशन के लिए कोई और फैक्टर लाओ, है ना। तो यही सेम फैक्टर तो हैं जो डिपोजिशन में भी हेल्प करते हैं, सिंपल सी बात है। चलो इतना क्लियर हुआ। इतना अगर क्लियर हुआ तो हम आगे चलते हैं। सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है? सोइल क्या है, पहली बात तो ये जानेंगे। सोइल इज अ डायनेमिक मीडियम इन विच मैनी केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज गो ऑन कॉन्स्टेंटली। हमेशा लगातार फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती रहती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्लोड और स्टॉप्ड इफ द सोइल बिकम्स टू कोल्ड और टू ड्राई। अगर सोइल टू कोल्ड है, यानी कि अगर नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करूं तो, या फिर टू ड्राई है, यानी कि आपके इंडिया का डिजर्ट की बात करूं या चाइना के गोबी डिजर्ट की बात करूं, है ना, तो वहां पर क्या समझे आप? ये समझे कि अगर कोई स्थान टू कोल्ड है या टू ड्राई है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज स्टॉप हो गई यानी सॉइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीजेज व्हेन लीव्स फॉल और ग्रासेस डाई। जब पेड़ के पत्ते गिरते हैं, पेड़ के पत्ते तो ऑर्गेनिक मैटर हैं, वो जब गिरते हैं और उन पर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में, है ना, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल, और उसी की वजह से नए पौधों को फूड मिलता है। ठीक है। अब देखेंगे प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल बनती कैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले वेदरिंग हुई, यानी जो चट्टान थी उस पर हवा पानी और ग्रेविटी ने हवा पानी और आपके टेम्परेचर ने एक्ट किया और उसका वेदरिंग हो गया, यानी चट्टान थी वो ब्रेक हो गई और टूट गई। उसके बाद हवा पानी और ये सारी चीज़ें ही इसको बहा कर ले गई, है ना, और इसका डिपोजिशन हो गया। जब डिपोजिशन हो गया तो मान लो पर्वत से मिट्टी बहकर आई और एक ऐसी लेयर बन गई, इसको बोलते हैं वेदरिंग मेंटल, कि वेदरिंग के कारण ही प्रोसेस शुरू हुई थी, इसलिए इसको बोलते हैं वेदरिंग मेंटल। इसकी जो डेप्थ होती है इसे बोलते हैं वेदरिंग मेंटल की डेप्थ। यहाँ पर बैक्टीरियाज पैदा होते हैं, मोजेज, लिचेंस, है ना, छोटे छोटे प्लांट्स, काई जिसे बोलते हैं, वो पैदा होती हैं, और वो डेड प्लांट पर जो ह्यूमस होता है उस पर अपना काम आरंभ करती है, उसे खाती है, उसे रिलीज करती है बॉडी से। तो इस तरीके से वो टेक्सचर को चेंज कर रही है, और जब टेक्सचर चेंज होता है तो माइनर ग्रासेस एंड प्लांट्स वहाँ पर पैदा होते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर अब तैयार हो गया है उन बैक्टीरियाज के द्वारा। वो जो प्लांट्स तैयार हुए वो रूट्स भेजते हैं नीचे की तरफ, है ना, ज़मीन में उन प्लांट्स की रूट्स जाती हैं। अर्थवॉर्म्स जो होते हैं वो मिट्टी के पार्टिकल्स ऊपर लाते हैं, है ना, और जो नई मिट्टी ऊपर आई है उस पर अब एक्ट होता है एयर का और उसका ऑक्सीडाइजेशन होता है। इस तरीके से मेच्योर सोयल बनती है। समझ गए? व्हाट इज पेडोलॉजी? पेडोलॉजी इज साइंटिफिक नेम, है ना। जब हम सोइल का अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं पेडोलॉजी, और अध्ययन करने वाला बंदा कहलाता है पेडोलॉजिस्ट। ओके। सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं? सोइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या हैं? SF यानी सोइल फॉर्मेशन के 5 फैक्टर्स हैं। पहला है पेरेंट मटेरियल,
ऑफ कोर्स जिस चट्टान से बनी है सोइल उस पर तो डिपेंडेंट होगी, मतलब अलग अलग चट्टानों से बनने वाली सोइल्स अलग अलग टाइप की होंगी, यानी पेंट मटेरियल पर सोइल डिपेंड करती है, टोपोग्राफी पर सोइल डिपेंड करती है, कैसे वो देखेंगे, क्लाइमेट पर सोइल डिपेंड करती है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ पे सोइल डिपेंड करती है और टाइम पे सोइल डिपेंड करती है। टोपोग्राफी पे कैसे डिपेंड करती है सोइल? देखो, टोपोग्राफी का मतलब होता है उतार चढ़ाव, कहीं पर लैंड है फ्लैट, कहीं पर माउंटेन है ना, उसे बोलते हैं टोपोग्राफी। इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, कि कहाँ कहाँ सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है ना। फ्लैट लैंड पर सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है, यानी फ्लैट लैंड की जो सॉइल्स होंगी वो ज़्यादा डेवलप होंगी। क्यों? क्योंकि जब ज़्यादा सनलाइट होगी यानी ज़्यादा हीट होगी, ज़्यादा हीट होगी यानी बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, और बैक्टीरिया की एक्टिविटी ज़्यादा होगी यानी सॉइल का फॉर्मेशन अच्छे से होगा, उसका मेच्योराइजेशन अच्छे से होगा। स्लोप्स पर जो सॉइल होती है वो थिन होती हैं। मैं बताया ना आपको कि टोपोग्राफी कैसे इम्पैक्ट डाल रही है सॉइल पर। टोपोग्राफी यानी उतार चढ़ाव, ये मान लो एक पर्वत है और ये एक फ्लैट है, तो कैसे इन दोनों की सॉइल में डिफरेंस होगा। जो स्लोप्स होती हैं उनकी सॉइल थिन होती हैं क्योंकि स्लोप्स ज़्यादा भारी सॉइल को कंटेन नहीं कर पाती, वो बह जाती है या तो मास मूवमेंट की वजह से या लैंडस्लाइड की वजह से। उसके बाद जो फ्लैट अपलैंड होता है, फ्लैट अपलैंड की सॉइल जो होती है वो थिक सॉइल होती है, गाढ़ी होती है ना, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन होता रहता है ना, ऊपर से आती है नीचे डिपॉजिट हो जाती है। जेंटल स्लोप्स पर क्या होगा? स्लो इरोजन होगा। जेंटल स्लोप्स यानी इसी पहाड़ को अगर मैं फ्लैट कर दूं इरोजन के द्वारा, मान लो ऐसा हो गया, तो अब इसकी जो स्लोप है वो उतनी स्टीप स्लोप नहीं है ना, तो स्लो इरोजन होगा यहाँ पर, और वाटर भी अंदर जा पाएगा मिट्टी के अंदर। जब वाटर अंदर जा पाएगा यानी मॉइस्चर हो रहा है, और मॉइस्चर ही तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, तो उसकी वजह से फेवरेबल सॉइल का निर्माण होता है। फ्लैट एरियाज में ऑर्गेनिक मैटर का एक्यूमुलेशन होता है तो डार्क सॉइल बनती है। सिंपल, फ्लैट एरिया में सॉइल का जब एक्यूमुलेशन होता है तो डार्क सॉइल बनती है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन ज़्यादा होता है। ओके, समझ गए? जब डार्क सॉइल है मतलब वो ऑर्गेनिकली हाई है, उसमें अमाउंट ऑर्गेनिकली हाई है। क्लाइमेट कैसे सॉइल पर इंपैक्ट डालता है? क्लाइमेट का मतलब है कि सनलाइट का सीधा पहुंचना या सनलाइट का, क्योंकि सनलाइट ही है जो क्लाइमेट की मेन सोर्स है। यानी इक्वेटर से आप नॉर्थ या साउथ की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेटिक कंडीशंस में बदलाव आता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सनलाइट। तो जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा, और मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो बैक्टीरियल एक्टिविटी की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, है ना। तो ऑफ कोर्स क्या बोलते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायरनल वेरिएशंस। अगेन टेम्परेचर का मतलब भी मैंने बताया कि टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ बैक्टीरियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो टेम्परेचर भी इम्पैक्ट करता है, सिंपल सी बात है। चलिए, प्रेसिपिटेशन देखो, मैं बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये पूरी लाइंस, सारी लाइंस मैंने एनसीईआरटी से उठाई है ब्रो, और सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इससे क्या होगा, आपका माइंड चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा कि कैसे प्रोसेस होता है, और बार बार रिपीट होती है सारी चीज़ें, है ना। डू नॉट नीड टू वरी, वहीं से आपका रिविजन होता रहता है साथ साथ। देखो, प्रेसिपिटेशन हुआ, उसके कारण मॉइस्चर हुआ, मॉइस्चर के कारण केमिकल एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हुई, तो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। इक्वेटोरियल रीजन में हाई रेनफॉल होता है, इसीलिए वहाँ पर कैल्शियम, सॉइल के अंदर जो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और जो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका है वो बह जाते हैं। सिलिका का बह जाना ही डिसिलिकेशन कहलाता है ना। जबकि ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो वहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यानी एवेपोरेशन ज़्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन लो होता है। समझ गए? यानी एवेपोरेशन जब प्रेसिपिटेशन को क्रॉस कर जाता है, यानी वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू बारिश, तो क्या होगा,
अगर वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, सरफेस का जो वाटर है वो उड़ गया, तो जो ग्राउंड वाटर है यहाँ पर एक वॉइड पैदा हुआ है, वॉइड क्रिएट हुआ। उस वॉइड को फिल करने के लिए जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसे बोलते हैं कि कैपिलरी एक्शन। ओके, फिर ये वाटर यहाँ पर आता है और फिर ये भी इवेपोरेट हो जाता है। और जब ये वाटर इवेपोरेट हो जाता है तो इसमें जो सॉल्ट होता है वो मिट्टी में ही रह जाता है। तो यहाँ से आपकी सॉल्ट वाली मिट्टी बनती है, जैसे कि आप देखेंगे कच्छ का रण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टेम्परेचर कैसे इंपैक्ट करता है। तो मैंने तो आपको बता ही दिया है ना, लेकिन फिर से देख लो। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज्ड इन हायर टेम्परेचर्स एंड रिड्यूस्ड इन कूलर टेम्परेचर्स एंड स्टॉप्स इन फ्रीजिंग कंडीशंस। जहाँ फ्रीजिंग कंडीशंस होंगी वहाँ पर टेम्परेचर मतलब बिल्कुल ज़ीरो होगा, समझ गए। तो वहाँ पर ना तो बैक्टीरिया होंगे ना केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, क्योंकि बैक्टीरिया ही तो केमिकल एक्टिविटीज़ को लीड करते हैं, है ना। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ एवपोरेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, प्रेसिपिटेशन होगा तो बारिश आएगी तो मॉइस्चर पैदा होगा तो ऑफकोर्स बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ इंक्रीज होगी। सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है भाई, घूम फिर के पहिया वहीं घूमता है। ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होगा यानी हाई रेनफॉल होगी। हाई रेनफॉल अगर होगी तो हाई इरोजन होगा, और इरोजन अगर ज़्यादा होता रहेगा बार तो डीपर सॉइल प्रोफाइल्स बनते हैं, यानी लेयर्स ऑफ द सॉइल। हम देखेंगे ABCDEF लेयर्स ऑफ द सॉइल, ओके, बाद में जब हम सॉइल का चैप्टर रीड करेंगे। जबकि फ्रोजन रीजन्स में क्या होता है, फ्रोजन रीजन जिनको टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं, जहाँ पर वेजिटेशन काफ़ी लो होता है, वहाँ पर सॉइल कंटेन लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटीरियल्स, यानी वहाँ पर सॉइल पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होती है, सिर्फ वो एक मटीरियल होता है, बस सिंपल। अब देखते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी। डेड प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस क्या होता है, अनडिकम्पोज्ड मटीरियल, है ना। कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल एक्टिविटीज लीस्ट होती हैं, है ना, उतनी ज़्यादा नहीं होती, जबकि वार्म क्लाइमेट में हाई बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है। आपने देखा होगा कि सर्दी के बजाय गर्मी में आपकी जो सुबह की सब्जी होती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में बैक्टीरियल एक्टिविटी लीस्ट होती है, इसलिए वहाँ पर ह्यूमस इकट्ठा होता रहता है और ह्यूमस डिकम्पोज नहीं हो पाता। और अगर ह्यूमस डिकम्पोज नहीं हो पाता तो लेयर्स ऑफ द पीट डेवलप होती हैं। ओके, इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट अगर इनकी बात करें तो वहाँ पर इंटेंस बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से जो डेड वेजिटेशन होता है उसका ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, और वहाँ पर ह्यूमस की मात्रा लो होती है। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रॉपिकल रीजन की, इक्वेटर की। फर्दर उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है वो एयर से नाइट्रोजन लेकर उसे केमिकली चेंज करता है, जिससे प्लांट उसको कंज्यूम कर पाए। यानी बैक्टीरिया क्या कर रहा है, हम क्या देख रहे हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, कि कैसे बायोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, बैक्टीरिया जो हैं वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करता है ना। चलिए, तो बैक्टीरिया बनाता है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट्स। एक बैक्टीरिया का टाइप है राइजोबियम, जो ऐसा काम करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसको बोलते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज एनिमल्स जैसे कि एंट, टर्मिनेट। अच्छा, एंट लार्ज एनिमल है सच्ची? चलिए, मुझे आज पता चला। अर्थवॉर्म्स, रोडेंट्स इज मैकेनिकल बट इट इज नेवरदलेस इंपॉर्टेंट। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, अर्थवॉर्म्स जो काम करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि सॉइल के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं उसका भी योगदान है। नई सॉइल को वो ऊपर ला रहा है ना, और उसको फिर उसका सॉइल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वो सॉइल डिकम्पोज हो रही है ना, और मेच्योर हो रही है। तो अर्थवॉर्म काफ़ी हेल्प करते हैं। और अर्थवॉर्म जो सॉइल ईट करते हैं, पहला काम तो क्या करते हैं, वो सॉइल को उल्टा पुल्टा करते हैं, और दूसरा वो सॉइल ईट करते हैं। जब वो सॉइल खाते हैं और जो वेस्ट मटेरियल उनकी बॉडी से निकलता है, उस मटेरियल का टेक्सचर चेंज हो चुका होता है,
और वो जो मटेरियल चेंज है वो मटेरियल बेनिफिशियल होता है प्लांट की ग्रो करने में। उसके बाद लास्ट फैक्टर है टाइम, कि टाइम कैसे सॉइल को इम्पैक्ट करता है। देखो इरोजन हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है हाई, बैक्टीरिया इनको खा रहे हैं सॉइल को, है ना, निकाल रहे हैं, सॉइल का डिकम्पोजिशन हो रहा है। टाइम के साथ क्या होता है, ये चीज़ें होती जाएंगी, धीरे 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 लेयर्स ऑफ द लेयर्स बनती जाएंगी, यानी मिट्टी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये जो मिट्टी होगी सबसे लास्ट में, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड मिट्टी होगी, है ना। चलिए, तो इसे टाइम के अनुसार भी मिट्टी की डेवलपमेंट पे इम्पेक्ट पड़ता है। समझ लो ना, सिंपल सी बात है यार, कोई बच्चा भी समझ जाएगा। द थर्ड इंपॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर इज सॉइल फॉर्मेशन इज टाइम। हम देख लिया, द लेंथ ऑफ टाइम इम्पेक्ट करती है मेचुराइजेशन ऑफ प्रोफाइल डेवलपमेंट को। कितने टाइम में सॉइल मैच्योर होगी उसका कुछ कह नहीं सकते। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर के लास्ट में दिया है वो है कि वाई आर टाइम, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल कंसिडर्ड एज पैसिव कंट्रोल। आप जब चैप्टर को लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो आप देखेंगे कि देखो यहाँ पर साफ लिखा है पेरेंट मटेरियल, यहाँ पर बिल्कुल साफ लिखा है, आपको दिखाई देगा कि पेरेंट मटेरियल इज पैसिव कंट्रोल फैक्टर, है ना। अगर नीचे जाएंगे तो टोपोग्राफी के बाद भी लिखा है कि पेरेंट इट इज ऑल्सो अनदर ए पैसिव कंट्रोल फैक्टर। तो ऐसा क्यों लिखा है ब्रो? मैंने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को रीड करके फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें इन नोट्स में उतारी है, ध्यान रखना। तो मैंने एक क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ा, एक छोटे डिब्बे को भी नहीं छोड़ा मैंने। जब आप इसको क्लास को देखकर जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपके माइंड में सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से जाएंगी, है ना। देखो, और आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। वाई आर टाइम, टोपोग्राफी एंड पेरेंट मटेरियल आर कॉल्ड एज पैसिव कंट्रोल फैक्टर। देखो ये है सॉइल, इस पर जो बिल्कुल इम्पैक्ट डालेगा, यानी अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर क्या करता है, इस सॉइल का जो पार्टिकल है उनको इधर उधर मूव करने में भी हेल्प करेगा, है ना। उसके अलावा टेम्परेचर जो है वो इस सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया है उस पर भी एक्ट करता है, और बैक्टीरिया इनडायरेक्टली क्या करता है, उस मिट्टी को खाता पचाता है, जो भी डिकम्पोजिशन होता है वो करता है। यानी ये जो फैक्टर हैं टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मिट्टी के पार्टिकल पर इम्पैक्ट डाल रही हैं, है ना। लेकिन ये चीज़ें जो हैं टोपोग्राफी, टाइम एंड पेरेंट मटेरियल, ये कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, ये एक्टिव इम्पैक्ट नहीं डाल रही है, पैसिव इम्पैक्ट डाल रही है। कैसे? समझ गए यार, है ना। इसमें बड़ी बात क्या है, जो चीज़ें मिट्टी के हर एक पार्टिकल पर इम्पैक्ट डालेगी डायरेक्टली उसे बोलेंगे एक्टिव एजेंट्स, और जो इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी उन्हें बोलेंगे पैसिव एजेंट्स। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। चलिए, तो ये चैप्टर 5 यहाँ पर फिनिश होता है। इसको अच्छे से रिवीजन करना, ये नोट्स मैं भेज दूंगा, ठीक है। और अभी 11 बजे ये क्लास हो चुकी है ना। ये मैंने आपको कहा था कि 11 बजे आपकी रोज़ जियो की क्लासें होंगी और 12 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। तो 12 बजे अगर इंग्लिश की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो आ जाइएगा, यू आर वेरी वेलकम, और मज़ा आएगा, ठीक है। इंग्लिश की क्लास में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। पता नहीं सही है गलत, वो तो आपको आके ही पता चलेगा, बट आ जाइए, ठीक है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।